स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी दिया हुआ है। आज हम 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है। सुचिता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 लाख, रुपीज का सिंबल है यानी ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये कैपिटल अमाउंट इज 20 lakhs न्यू कैपिटल। अब ये 20 lakhs का अमाउंट जनरेट करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, एक शेयर कितने में इशू करना पड़ेगा, ये आपको आगे दिया हुआ है। वापस पढ़ते हैं। सुचिता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 lakhs न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, यानी एक शेयर वो 100 रुपीज में इशू करने वाले हैं। अगर मुझे एक शेयर 100 रुपीज में इशू करना है तो मुझे टोटल कैपिटल 20 लाख रुपीज में जनरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ये सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सुचिता कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए टू रेज कैपिटल ऑफ ₹20 lakhs। 20 lakhs का कैपिटल रेज करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स आपको क्वेश्चन में दिए नहीं है, पर एक शेयर की वैल्यू आपको दी हुई है 100 रुपीज। अगर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है तो शेयर के नीचे शेयर लिखा जाएगा, रुपीज के नीचे रुपीज लिखा जाएगा। तो 20 lakhs रुपीज का कैपिटल जनरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो मुझे पता करना है कि सुचिता कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए। क्यों जरूरी होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करना, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी ने जब शेयर्स इशू किए तो फुल सब्सक्रिप्शन हो, अंडर सब्सक्रिप्शन हो या ओवर सब्सक्रिप्शन हो। ये ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो मुझे कुछ शेयर्स रिजेक्ट करने पड़ेंगे, रिफंड करना पड़ेगा या कुछ प्रोराटा करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए ये आपको फाइंड आउट करना जरूरी है। मुझे कैपिटल दिया हुआ है 20 lakhs का, बट ये 20 lakhs के कैपिटल में हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए ये आपको दिया हुआ नहीं है, बट पर शेयर की वैल्यू आपको दी हुई है 100 रुपीज। तो मैंने लिखा अगर एक शेयर की अमाउंट इज 100 रुपीज तो 20 lakhs अमाउंट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो 20 lakhs इंटू 1/100, तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ये कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं, 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए। एक शेयर वो 100 रुपीज में देगा और कैपिटल जनरेट करेगा 20 lakhs। उनका कैपिटल हो चुका है 20 lakhs, यानी उन्होंने शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं 20,000 शेयर्स। एक शेयर उन्होंने 100 रुपीज में दिया, बट ये शेयर उन्होंने प्रीमियम पे इशू किया 20 रुपीज, यानी 100 का शेयर पब्लिक में इशू किया जा रहा है 120 रुपीज में, यानी हम शेयर होल्डर से 20 रुपीज एक्स्ट्रा लेने वाले हैं। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट हम कोई भी स्टेज में रिकवर कर सकते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कोई भी स्टेज में ये एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम का हम रिकवर कर सकते हैं। क्या किया कंपनी ने, उनको आगे पढ़ना पड़ेगा। आपको दिया हुआ है 20 रुपीज पर शेयर पेएबल, ये 100 प्लस 20 रुपीज किस तरीके से पेएबल होगा, एक साथ नहीं होगा, पार्ट पार्ट में होगा। आपको दिया है 10 ऑन एप्लीकेशन, 10 रुपीज आप एप्लीकेशन इस स्टेज पे ले रहे हो आउट ऑफ 120 कहां से आया, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 20 रुपीज। उसके बाद एप्लीकेशन पे 10 रुपीज होने के बाद 40 ऑन अलॉटमेंट, मैंने आपको आगे दिया है इस अलॉटमेंट स्टेज पे, एंड 10 प्रीमियम, आप इसमें 10 प्रीमियम भी ले रहे हो। टोटल प्रीमियम अमाउंट इज 20, बट उसमें से शेयर होल्डर को हम पूरा 20 रुपीज एक साथ नहीं ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने प्रीमियम का अमाउंट भी पार्ट पार्ट में लिया। अलॉटमेंट इस स्टेज पे 10 रुपीज का प्रीमियम लिया, 50 रुपीज ऑन फाइनल कॉल,
फाइनल कॉल और उसमें हमने 10 रुपीज का प्रीमियम लिया। ऐसा टोटल हमको शेयर का भी अमाउंट मिलने वाला है और प्रीमियम का भी अमाउंट मिलने वाला है अगर मैं इनका एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल का टोटल लेती हूँ। तो ये टोटल 50 प्लस 40 90 प्लस 10 100 और एडिशनल अमाउंट अलॉटमेंट पे 10 रुपीज 10 रुपीज, ऐसा टोटल प्रीमियम का 120 रुपीज लिया जा रहा है। दैट मीन्स इन दिस 40 in this 50 प्रीमियम अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इसकी टोटल फेस वैल्यू इतनी है। अगर ये टोटल फेस वैल्यू के ऊपर होती तो ये 40 रुपीज में 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड होगा, ऐसा हम अजम्पशन लेते हैं। बट अगर मैंने ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल की टोटल ली तो वो 100 है, यानी ये 40 एंड 50 में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, प्रीमियम उन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है एंड 10 रुपीज प्रीमियम एंड 10 रुपीज प्रीमियम, यानी हमने अलॉटमेंट में 40 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट का कॉल किया एंड 10 रुपीज पर शेयर प्रीमियम का कॉल किया। ऐसा अलॉटमेंट में 50 रुपीज पर शेयर रिकवर होने वाले हैं। फाइनल कॉल पे पर शेयर 50 रुपीज फाइनल कॉल का एंड 10 रुपीज प्रीमियम का, ऐसा फाइनल कॉल पे 60 रुपीज हम कॉल करने वाले हैं। ऐसा टोटल 120 रुपीज हम शेयर होल्डर से लेंगे शेयर का एंड प्रीमियम का, डेट इज फेस वैल्यू एंड प्रीमियम। आगे बढ़ते हैं। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, अंडरलाइन ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब यानी जितना डिमांड किया उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आए हैं। हमने डिमांड तो किया है 20,000 शेयर्स के लिए। कितने एप्लीकेशंस आए? ओवर सब्सक्रिप्शन तो मुझे मालूम है, बट कितने एप्लीकेशंस आए? टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर्स। डिमांड किया 20,000, इशू किया 20,000, बट रिसीव्ड हो रहे हैं एप्लीकेशन 26,000। दैट मींस 6,000 ये एक्सेस एप्लीकेशंस है जिनको कंपनी चाहकर भी अलॉट नहीं कर सकती, क्योंकि उनको परमिशन 20,000 शेयर्स के लिए है। तो ये 6,000 शेयर्स हमें रिजेक्ट करने हैं। रिजेक्ट के लिए आपको दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो पूरा का पूरा पैसा 6,000 का रिफंड कर दो, सिंपल तरीका, जो 6,000 एप्लीकेशंस पे मुझे एक्सेस अमाउंट मिली है एप्लीकेशन की, वो शेयर होल्डर को वापस कर दो कि हम आपको अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हो रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन। हमारे पास परमिशन 20 की है, बट हम ये 6,000 आपको अलॉट कर ही नहीं सकते, तो ये 6,000 एप्लीकेशंस का एप्लीकेशन मनी वापस कर दो। ये सिंपल तरीका। या ये 6,000 एप्लीकेशंस का अमाउंट वापस ना करते हुए उनका अमाउंट एडजस्ट करो, उसे हम कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। कैसे होता है प्रोराटा अलॉटमेंट? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जो ज्यादा शेयर्स के लिए डिमांड करते हैं उनको हम फुल सेटिस्फाई नहीं करते, थोड़ा बहुत शेयर्स उनको अलॉट करते हैं एंड रिमेनिंग अमाउंट हम उनकी एडजस्ट करते हैं। ये मैंने पूरा एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या किया? एक्सेस शेयर्स का आपको दिया है। Applicants on 2,000 shares were sent letters of regret and their application money was refunded. 6,000 में से 2,000 शेयर्स का पैसा completely उन्होंने रिफंड कर दिया, यानी 4,000 शेयर्स का पैसा उन्होंने एडजस्ट किया, प्रोराटा अलॉटमेंट उन्होंने किया। अब कैसे होता है प्रोराटा अलॉटमेंट? हम करने वाले हैं 4,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी मिला है उनको हमने रिफंड नहीं किया, उनके शेयर्स का पैसा हमने एडजस्ट किया, यानी यहाँ पे जिन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए डिमांड किया होगा उनको कम शेयर्स अलॉट किए और उनका पैसा नेक्स्ट स्टेज पे एडजस्ट कर दिया। तो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन जर्नल में शो करनी है। हमने एप्लीकेशन मनी कॉल किया, अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम भी लिया, फाइनल कॉल करते समय भी प्रीमियम अमाउंट लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन था, एक्सेस एप्लीकेशंस को मुझे रिजेक्ट करना पड़ा, बट कुछ शेयर्स का टोटली अमाउंट रिफंड हुआ एंड रिमेनिंग शेयर्स का पैसा हमने एडजस्ट किया। ये सारे डिटेल्स मुझे शो करने पड़ेंगे जर्नल में। सभी जर्नल के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
सुचिता कंपनी लिमिटेड लिखेंगे सभी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुचिता कंपनी लिमिटेड। Prepare format for journal, date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. Fast draw करेंगे। Format for journal, date, particulars, journal folio, debit amount, credit amount. Done. अब सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है एंट्रीज स्टेज वाइज। सबसे पहली स्टेज होती है हमेशा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्टेज पे ना कोई प्रीमियम हम लोग रिकवर करने वाले हैं, सिर्फ मुझे एप्लीकेशन की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। एप्लीकेशन सबको मालूम है, हम सबसे पहले एप्लीकेशन में ही हमेशा रिसीप्ट शो करते हैं, तो हम रिसीप्ट की एंट्री पास करेंगे। सबको आती है बैंक अकाउंट डेबिट, कौन से शेयर्स उन्होंने इशू किए हैं, इक्विटी कहा गया है तो पूरा लिखा जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये बेसिक एंट्री सबको आती है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक, कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे, अब मुझे चाहिए अमाउंट तो मुझे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। पर शेयर एप्लीकेशन मनी कितना दिया हुआ है, 10 ऑन एप्लीकेशन, यानी मुझे पर शेयर 10 से मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। एप्लीकेशन मनी जो भी अप्लाई करते हैं, चाहे कितने शेयर्स के लिए भी आप अप्लाई करो, उनको एप्लीकेशन मनी कंपनी को देना पड़ता है। तो एप्लीकेशन मनी उतने शेयर्स पे मिलेगा जितने एप्लीकेशंस रिसीव्ड होते हैं। हमने इशू किए 20,000, हमने डिमांड किया पब्लिक को कि 20,000 शेयर्स खरीदो, अप्लाई किया पब्लिक ने 10, 20, 50, 100 शेयर्स के लिए, ऐसे टोटल एप्लीकेशंस कंपनी को कितने मिले वहां दिया हुआ है 26,000। तो एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट किया जाएगा ऑन 26,000, क्योंकि यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन है, ऐसा सेकेंड पैराग्राफ आपको कहता है। तो 26,000 into 100 अगर पर शेयर पर एप्लीकेशन मनी 10 रुपीज, यानी टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन स्टेज 2,60,000। Write down the narration being application money received, being application money received, मिला हुआ एप्लीकेशन मनी कंपनी कहीं भी यूज नहीं कर सकती। ये शेयर होल्डर का इन्वेस्टेड अमाउंट है, और इन्वेस्टेड अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल, तो इसको तुरंत हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वो ट्रांसफर की एंट्री सबको आती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट नहीं लिखना है, एक बार मेरे साथ ये एंट्री को अच्छे से समझना है। हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को डेबिट इसलिए करते हैं ताकि एप्लीकेशन अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में से कैंसिल हो जाए। तो जितना हमने क्रेडिट किया उतने ही अमाउंट से इमीडिएट आप एप्लीकेशन को डेबिट कर देते हैं ताकि ये अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में से नील हो जाए। बट जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट करके कैपिटल के सामने आपको अमाउंट नहीं लिखना है, कैपिटल में उतना ही अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है जितने शेयर्स के लिए आपको परमिशन होती है। हमने जितना इशू किया उतना हमारे लिए परमिशन है। कितने शेयर्स हमने इशू किए 20,000, दैट मींस आउट ऑफ 26,000 कैपिटल में हम उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जितने शेयर्स की परमिशन है। परमिशन कितनी है 20,000 शेयर्स का, तो 20,000 शेयर्स का पर शेयर एप्लीकेशन मनी हम ट्रांसफर करेंगे 10 रुपीज के हिसाब से। 20,000 into 10 दैट इज 2 lakhs, यानी
ये देखो अगर हम चेक करते हैं तो ये डेबिट क्रेडिट अनइक्वल है, इसमें 60,000 का डिफरेंस है, बट उन्होंने कहा कि ये जो एक्सेस 60,000 रुपीज मिले हैं वो क्या पूरे के पूरे रिफंड हुए? नो। क्या पूरा का पूरा प्रोराटा हुआ? नहीं, आपको दिया हुआ है द एप्लीकेंट्स ऑन 2000 शेयर्स वर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट यानी क्या? उन्होंने ये बता दिया कि हम चाहकर भी आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, हमारे लिमिटेशंस है, हम ये 2000 शेयर्स आपके कैंसिल कर रहे हैं एंड आपका पैसा वॉज रिफंडेड। हमने ये आपके शेयर्स के ऊपर का एप्लीकेशन मनी आपको वापस भेज दिया है। तो 2000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी फुल्ली रिफंडेड है, यानी 2000 शेयर्स के लिए फॉर कंपनी कैश इज गोइंग आउट, बट सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट 2000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 10 रुपीस के हिसाब से हमने सेंड कर दिया 20,000। अभी भी ये एंट्री टैली नहीं है, इसमें कितने अमाउंट का डिफरेंस है? 40,000। ये 40,000 का क्या हुआ? यस, प्रो राटा अलॉटमेंट दिया हुआ है आपको। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो 40,000 का अमाउंट उन्होंने रिफंड नहीं किया, ये पैसा उन्होंने एडजस्ट किया। कौन से स्टेज पे? इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज पे हम उनको कहेंगे कि हम आपको शेयर्स कम अलॉट कर रहे हैं, बट आपका पैसा हम वापस नहीं कर रहे, हम ये अमाउंट आपकी नेक्स्ट स्टेज में एडजस्ट कर देंगे, उतना अमाउंट आप नेक्स्ट स्टेज पे हमें कम दे देना। तो जो 40,000 अमाउंट का था अमाउंट, वो हमने नेक्स्ट स्टेज दैट इज अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, इसीलिए इसके आगे लिखा जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ऐसे हमने काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं। कितने शेयर्स एक्सेस थे? 4,000। कहां से आया? 26,000 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुए थे, बट हम चाहकर भी 20,000 ही अलॉट कर सकते थे। हमारे पास 6,000 एक्सेस एप्लीकेशंस थे, जिसमें से 2,000 हमने कंप्लीटली पैसा वापस किया और 4,000 शेयर्स का पैसा हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट स्टेज पे। तो इस तरीके से आया 4,000 इंटू 10। फुल्ली रिफंडेड नहीं है, फुल्ली प्रोराटा नहीं है, कुछ रिफंडेड है, कुछ प्रोराटा है। जो रिफंड किया बैंक के नाम पे डाल दिया, जो एडजस्ट किया वो अलॉटमेंट में डाल दिया। नरेशन लिखेंगे बिल application money transfer to capital and excess money refunded and used for allotment, that is adjusted in allotment। लिखेंगे सभी नरेशन। being application money transferred to capital, कैपिटल में उतना ही एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया जितने शेयर्स की परमिशन थी। एक्सेस मनी जो 6,000 शेयर्स था उसमें से 2,000 वर रिफंडेड दिया हुआ है एंड रिमेनिंग 4,000 वर यूज्ड फॉर अलॉटमेंट पर्पस। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज अलॉटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेज से मुझे मालूम है कि मुझे कितने शेयर्स को अलॉट करना है, तो हम पहले दिखाएंगे रिसीवेबल एंड देन दिखाएंगे रिसीव्ड। बट अलॉटमेंट स्टेज पे हम अलॉटमेंट का भी पैसा ले रहे हैं एंड प्रीमियम भी ले रहे हैं। ऐसा फर्स्ट पैराग्राफ आपको कहता है 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम। 40 अलॉटमेंट का लिया जाएगा और 10 प्रीमियम का लिया जाएगा। ऐसा हम अलॉटमेंट स्टेज पे टोटल 50 रुपीज पर शेयर रिकवर करेंगे। कुछ अमाउंट अलॉटमेंट का है एंड कुछ अमाउंट प्रीमियम का है। अलॉटमेंट दिया हुआ है 40 रुपीज एंड प्रीमियम उन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है 10 रुपीज। तो 40 रुपीज एंड
10 रुपीज प्रीमियम, ऐसा हम अलॉटमेंट स्टेज पे रिकवर करने वाले हैं 50 रुपीज। पहले हम क्या दिखाएंगे, अमाउंट इज रिसीवेबल। हो सकता है कोई डिफॉल्ट करे, बट रिसीवेबल दिखाते समय हमेशा हम अच्छा सोचेंगे कि मुझे सारे शेयर होल्डर्स से पैसे लेने हैं, तो यहाँ आपको डायरेक्टली टोटल अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करना है। अब अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल, बट यहाँ इस स्टेज पे प्रीमियम भी है ना, तो मुझे इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीवेबल दिखाना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री रिकॉर्ड होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का अमाउंट 40 प्लस प्रीमियम 10, ऐसा मुझे 20,000 शेयर्स पे मिलेगा 50 रुपीज, क्योंकि जो एक्सेस था उसका हिसाब हो चुका है। अब सारी आगे की स्टेज पे हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे अमाउंट रिकवर होगा, 20,000। तो 20,000 में मुझे 50 रुपीज कहाँ से आया, हमें 40 रुपीज अलॉटमेंट का लेना है और 10 रुपीज प्रीमियम का लेना है, ऐसा टोटल हम रिकवर करेंगे अलॉटमेंट इस स्टेज पे 10 lakhs। ठीक, तो लिखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बट इसमें से पूरा का पूरा अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट प्रीमियम का भी है। जो प्रीमियम का पैसा है वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। इसके लिए हम अलग से अकाउंटिंग किया करेंगे। 20,000 शेयर्स पे प्रीमियम पर शेयर कितना है, 10 रुपीज, उसको प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करो, दैट इज 2 lakhs, एंड रिमेनिंग अमाउंट 40 रुपीज हम ट्रांसफर करेंगे शेयर होल्डर का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में। 20,000 शेयर्स पे हम 40 रुपीज पर शेयर रहेगा अलॉटमेंट का, जो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। जो हम एक्सेस अमाउंट ले रहे हैं टुवर्ड्स प्रीमियम, वो प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब नरेशन बी, allotment money including premium due, अब ड्यू तो दिखा दिया कि मुझे सारे शेयर होल्डर से विथ प्रीमियम 50 रुपीज पर शेयर मुझे 10 लाख रुपीज मिलने चाहिए, जिसमें से 2 लाख रुपीज ये एक्सेस अमाउंट है प्रीमियम का, सॉरी ये है ना 8 लाख, 20,000 into 40, 8 lakhs। 2 lakhs रुपीस प्रीमियम का है जो प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर होगा, एंड जो 8 lakhs है वो प्योर अलॉटमेंट का है जो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। इस तरीके से हमें अलॉटमेंट इस स्टेज पे टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम ऑल शेयर होल्डर्स was 10 lakhs, ये 10 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। रिसीवेबल शो होने के बाद हम नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बट पहले चेक करो कोई इसमें डिफॉल्टर है क्या, हो सकता है कोई डिफॉल्टर होगा, तो बट इस क्वेश्चन में आपको दिया है लास्ट लाइन, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ओनली रिसीव्ड, वाज ड्यूली रिसीव्ड चाहिए, वाज ड्यूली रिसीव्ड है कि वो पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है, कोई डिफॉल्टर नहीं है। तो मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम मुझे लेना पड़ेगा। इंक्लूडिंग प्रीमियम मैंने ड्यू दिखाया, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम मुझे रिकवर करना है पूरा का पूरा 10 लाख, क्योंकि पूरे के पूरे पैसे मिल चुके हैं, बट इसमें से कुछ शेयर होल्डर का पैसा हमने उनको कहा था कि नेक्स्ट स्टेज पे कम कर देना, हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे उनसे एक्सेस मनी ले लिए थे, तो 10 लाख में से वो आपको 40,000 रुपीज देने नहीं वाले। उन्होंने कहा कि हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपके पास जमा है, तो 10 लाख में से कंपनी कितना रिकवर करेगी, 40,000 माइनस करके रिकवर करेगी। तो 10 लाख में से मुझे 40,000 माइनस करने पड़ेंगे, यानी रिसीव होगा 9,60,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव, क्योंकि प्रीमियम भी लेना
allotment money including premium received. Now next stage is final call. Final call कैसा दिया है? 50 on final call and 10 rupees पर शेयर प्रीमियम रहेगा, यानी फाइनल कॉल पे भी मुझे 10 रुपए का प्रीमियम लेना है। टोटल 20 रुपीज का प्रीमियम था, बट ये 20 रुपीज हमने पूरा का पूरा एक साथ कॉल नहीं किया। 20 भी मैंने कुछ अलॉटमेंट में ले रही हूँ और कुछ हम फाइनल कॉल पे रिकवर कर रहे हैं। फाइनल कॉल पे भी मुझे इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट रिसीवेबल शो करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री फॉर्म करती हूँ। रिसीवेबल की एंट्री होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे रिसीव होगा? 20,000 पर शेयर। फाइनल कॉल इज 50 रुपीज बट इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 दिया हुआ है, यानी मुझे इंक्लूडिंग प्रीमियम टोटल 20,000 शेयर्स पे पर शेयर 60 रुपीज फाइनल कॉल का मिलेगा, जिसमें से 10 प्रीमियम का रहेगा और बचा हुआ पैसा फाइनल कॉल का रहेगा। तो 20,000 into 60 अगर मैं करती हूँ तो वो आता है 12 lakhs। बट इसमें से पूरा का पूरा कैपिटल नहीं है, कुछ प्रीमियम है कुछ कैपिटल है, तो उसको बाइफरकेट करो। बाइफरकेट करने के लिए मुझे प्रीमियम का पैसा प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू प्रीमियम में जाएगा पर शेयर प्रीमियम 10 रुपीज, दैट इज 2 lakhs एंड रिमेनिंग अमाउंट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर्स का पर शेयर फाइनल कॉल 50 था, तो जो फाइनल कॉल का पैसा है वो कैपिटल में ही ट्रांसफर होगा, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। देन फाइनल कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम इज ड्यू के बाद क्या शो करेंगे? रिसीव करते समय कोई डिफॉल्टर तो है नहीं, यानी शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का भी पैसा दिया और प्रीमियम का भी पैसा दिया, तो फुल अमाउंट इज रिसीव्ड थ्रू बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। जितना रिसीवेबल है उतना ही रिसीव्ड होगा, क्योंकि कोई डिफॉल्टर नहीं है। बट क्या इसका पैसा हमने ऑलरेडी पहले कहीं एडजस्ट किया हुआ था कि जैसे अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में एडजस्ट किया था? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मुझे टोटल 12 lakhs मिलने चाहिए, तो पूरे के पूरे मिल चुके होंगे, क्योंकि ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव दिया हुआ है। बिग फाइनल कॉल रिसीव्ड, बस। तो प्रीमियम अगर है तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा हम एक साथ ही ले, पार्ट में भी प्रीमियम का पैसा ले सकते हैं। जिस स्टेज पे प्रीमियम होगा उसका पैसा प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर होगा, रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होगा। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें प्रीमियम 2 स्टेज पे था, तो हमने 2 स्टेज में उसको रिकवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेकंड कॉल तक आ जाएंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक आ जाओ आगे में, क्योंकि आता है आपको एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की कोई प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिंपल है। फटाफट फाइनल कॉल तक आ जाओ। फॉर फीचर री इशू एक बार मुझे एक्सप्लेन करना है, जल्दी से आ जाएंगे सुभाष के लिए से फाइनल कॉल तक एंट्रीज।
आ जाएंगे सभी, कर रहे हैं सभी, फास्ट करेंगे, मैं भी कर रही हूँ बोर्ड पे। इक्विटी शेयर्स का है तो आपको इक्विटी ही मेंशन करना है। All shares were subscribed and duly allotted, that means full subscription, जितना डिमांड किया उतने शेयर्स एप्लीकेशंस रिसीव हुए। 2000 शेयर्स इशू किए तो एप्लीकेशंस भी कितने आए होंगे, 2000 एप्लीकेशंस आए होंगे। तो सारे कैलकुलेशंस आपको 2000 पे करना है। कोई रिफंडेड नहीं है, कोई प्रोराटा नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अलॉटमेंट इस स्टेज पे कोई डिफॉल्टर नहीं है, डिफॉल्टर है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ऑन 100 शेयर्स। करेक्ट एंट्री करनी है, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड कल हम कर चुके हैं। फाइनल कॉल की दोनों एंट्रीज कंप्लीट करके रुक जाओ। फॉरफीचर और रीइश्यू आज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
डन। चेक कर लो, यहाँ तक सबकी एंट्रीज करेक्ट होंगी ही और होनी भी चाहिए। ना नेक्स्ट स्टेज में आपको आगे और 2 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, तो फाइनल कॉल के बाद मुझे और भी एंट्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रांजैक्शंस हुए हैं। क्या हुआ आपको दिया हुआ है, these shares were forfeited by the company, underline forfeited means cancellation of shares। कैंसिलेशन के लिए भी जो शेयर्स मैं फॉरफिट कर रही हूँ उसकी भी कैंसिलेशन की एंट्री मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, यानी 7th एंट्री मेरी आएगी फॉरफिचर। क्यों होता है फॉरफिट? देखो, जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है जरूरी नहीं है कि उसने डिफॉल्ट किया तो उसके शेयर्स कैंसिल ही होंगे। सबके शेयर्स कैंसिल नहीं होते। कंपनी ने डिसाइड किया कि ये शेयर होल्डर जरा गड़बड़ है तो इसके शेयर्स को कैंसिल करो, फॉरफिट करो। तो ये फॉरफिचर की एंट्री मुझे रिकॉर्ड करनी है, बट ये फॉरफिचर कंपल्सरी नहीं है कि डिफॉल्ट किया तो फॉरफिचर होगा ही। दिया है तो मुझे एंट्री करनी है, ठीक। अब जो शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया उसके ही सिर्फ शेयर्स को मुझे कैंसिल करने हैं। तो उसके पास कंपनी के कितने शेयर्स थे? नंबर ऑफ शेयर्स 100 शेयर्स थे। 100 शेयर्स पे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि इसके शेयर्स को कैंसिल करो, वो शेयर होल्डर का अकाउंट कैंसिल करो जिसने डिफॉल्ट किया। तो कैंसिलेशन की एंट्री मुझे पास करनी है, और कैंसिलेशन की एंट्री के लिए कभी भी कोई रूल फॉलो नहीं होता, सबको मालूम है। कैंसिलेशन की एंट्री रिकॉर्ड होती है बाय शोइंग अपोजिट इफेक्ट। अपोजिट इफेक्ट देने से मुझे कैंसिलेशन की एंट्री में फॉर्म कर सकती हूँ। शेयर होल्डर का अकाउंट कैंसिल करना है जिसने डिफॉल्ट किया, और शेयर होल्डर का अकाउंट यानी ही कंपनी ओपन करती है कैपिटल अकाउंट। जो भी शेयर होल्डर से पैसा मिल रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, हमने उनका पैसा कहाँ ट्रांसफर किया? कैपिटल में, क्योंकि वो शेयर होल्डर का पैसा है तो हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, तो उसको मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो शेयर कैपिटल को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए अपोजिट इफेक्ट दिया जाता है। तो मैंने प्रीवियस एंट्रीज में देखा कैपिटल हमेशा मैंने क्रेडिट किया हुआ है, तो कैपिटल जब मैं कैंसिल करूंगी तो मुझे अपोजिट इफेक्ट यानी करना पड़ेगा डेबिट। तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल को हमेशा क्रेडिट ही होता है, सिर्फ और सिर्फ उसको कैंसिलेशन के लिए हम डेबिट देंगे, अपोजिट इफेक्ट देंगे। अब मुझे ये कैपिटल को कैंसिल करना है, बट मुझे पूरे 20,000 शेयर्स कैंसिल नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ डिफॉल्टर के शेयर्स कैंसिल करने हैं। डिफॉल्टर के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 100, तो मैं कैंसिल करूंगी 100 शेयर। अगर मैं चेक करती हूँ तो मैंने कैपिटल को इस एंट्री में 30 रुपीज से क्रेडिट किया, इस एंट्री में 30 रुपीज से क्रेडिट किया, इस एंट्री में 40 रुपीज से क्रेडिट किया, पार्ट में क्रेडिट किया। बट कैंसिलेशन पार्ट नहीं होता, कैंसिलेशन होता है पूरा का पूरा एक साथ, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है? 100 रुपीज, तो मुझे 100 रुपीज से ही कैपिटल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 100 अगर मैं करती हूँ तो आता है 10,000। 100 शेयर्स कैंसिल किए और उसके शेयर्स कैंसिल किए जिसने डिफॉल्ट किया। डिफॉल्टर के पास हमारे 100 शेयर्स थे, तो उसका कैपिटल मैंने कैंसिल किया। जब पैसा लिया जाता है पार्ट में लेंगे, बट कैंसिल करेंगे तो पूरा एक साथ कैंसिल करेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई किया फेस वैल्यू से। 100 शेयर्स 100 फेस वैल्यू। उस डिफॉल्टर का और एक अकाउंट हमारे पास है, सबको मालूम है कौन सा? कॉल्सनेरियस। ये सोचते हुए मैंने डेबिट किया था कि ये हमको फ्यूचर में पैसा देगा, बट अब हम उसका अकाउंट कैंसिल कर रहे हैं, तो ये कॉल्सनेरियस अकाउंट भी बुक्स ऑफ अकाउंट में से मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। कॉल्सनेरियस प्रीवियस एंट्री में डेबिट हुआ है, तो कैंसिल करने के लिए कॉल्सनेरियस मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। जितने अमाउंट से मैंने डेबिट किया उतने ही अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे। बट ये एंट्री मेरी टैली नहीं है। टैली करने के लिए
मुझे 6000 और क्रेडिट करने पड़ेंगे। ये 6000 क्या है? उसने दिया हुआ पैसा। उसने जो पैसा नहीं दिया वो अकाउंट तो मैंने कैंसिल कर दिया। उसने जो एप्लीकेशन मनी दिया था, जो अलॉटमेंट मनी दिया था, जो कंपनी के पास है, अब वो कंपनी उसको वापस नहीं करेगी। शेयर होल्डर से लिया हुआ पैसा वापस किया जाता है, बट जब मैं उसके शेयर्स, उसने डिफॉल्ट किया, जब मैं उसके शेयर्स कैंसिल करूंगी तो उसने जो पे किया हुआ अमाउंट है वो उसको आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। दैट मींस इट इज कंपनीज इनकम, बट इट इज अ कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम यानी ये रूटीन इनकम नहीं है। कैंसिल शेयर्स का ये जो इनकम है ये मुझे किसी न किसी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, पर वो देख के मुझे पता लगना चाहिए कि ये कैंसिल शेयर्स का इनकम है, इसीलिए ये ट्रांसफर किया जाता है शेयर फॉरफीचर नाम के अकाउंट में। तो ये फॉरफीचर लिखा हुआ है यानी ये कैंसिल शेयर्स का इनकम है, क्रेडिट हो रहा है यानी ये इनकम है जो आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो इनकम है। तो नरेशन लिखेंगे बिन 100 shares forfeited, being 100 shares forfeited। अब ये जो कैंसल्ड शेयर्स थे उसके 100 शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए। अब ये कैंसल्ड शेयर्स मैं किसी और शेयर होल्डर को बेच सकती हूँ, बट जब ये कैंसल्ड शेयर्स हम बेचते हैं तो फेस वैल्यू से हमेशा कम वैल्यू में बेचते हैं, क्योंकि कैंसल्ड शेयर्स है। फ्रेश शेयर्स फेस वैल्यू में बेचे जाएंगे, कैंसल्ड शेयर्स उससे कम वैल्यू में बेचे जाएंगे। क्या हमने इसको री इशू किया? री इशू कहेंगे क्योंकि ये फ्रेश इशू नहीं है। कैंसल्ड शेयर्स जब मैं इशू करती हूँ तो उसे मैं टर्म देती हूँ री इशू। देखते हैं लास्ट में, these shares were forfeited by company and were reissued as fully paid up for 75 per share। ओरिजिनल शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीस थी, बट जब मैं ये कैंसल्ड शेयर्स इशू कर रही हूँ तो कितने में इशू कर रही हूँ? 75। तो ये री इशू की भी एंट्री मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो हमारी एक एंट्री आएगी री इशू, लिखेंगे सभी। नेक्स्ट एक एंट्री री इशू यानी कैंसल्ड शेयर्स वापस बेचे जा रहे हैं। अब थर्ड शेयर होल्डर को बेचे जा रहे हैं। कैंसल्ड शेयर्स जब मैं बेचती हूँ तो फेस वैल्यू से कम, फेस वैल्यू थी हमारी ओरिजिनल 100 रुपीस, बट री इशू कितने में हो रहा? 75। जब मैं री इशू करती हूँ तो फ्रेश शेयर्स जैसा पैसा पार्ट पार्ट में नहीं लेती, एक साथ लेती हूँ। तो किसके थ्रू मुझे पैसा मिलेगा? बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स री इशू किए हमने? 100 शेयर्स। कितना पर शेयर मुझे पैसा मिलने वाला है? 75। तो मुझे कितना अमाउंट रिसीव होगा? 7500। लिखेंगे सभी 7500। मिला हुआ ये जो पैसा है वो किसका है? वो इंटरेस्ट है, कमीशन है, डिस्काउंट है कि शेयर होल्डर का पैसा है? वो भी तो मेरे शेयर होल्डर्स ही है। तो शेयर होल्डर का पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। तो एक लाइन ब्लैंक रखते हुए हम कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने शेयर्स का पैसा ट्रांसफर होने वाला है? 100। बट कैपिटल में जब भी आप डेबिट क्रेडिट करते हो, यहाँ मैंने पार्ट में कैपिटल को क्रेडिट किया, बट फेस वैल्यू से ही क्रेडिट किया। यहाँ जब मैंने कैंसिल किया, फेस वैल्यू से ही कैंसिल किया। यहाँ पर भी मैं जो क्रेडिट करूंगी वो फेस वैल्यू से ही करूंगी, यानी इसका ओरिजिनल अमाउंट 10,000 है 100 शेयर्स का, बट इसके अगेंस्ट हमने लिया कितना शेयर होल्डर से? 7500। यानी मैंने ये शेयर्स लॉस पे बेचे हैं। कितना लॉस हुआ? 2500। कैंसल्ड शेयर्स का लॉस भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैंसल्ड शेयर्स का लॉस है, इसीलिए ये अमाउंट भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। इस तरीके से हमारी री इशू की एंट्री पास हुई। एक बार वापस, री इशू यानी कैंसल्ड शेयर्स बेचे गए। बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। किसके थ्रू मिलेगा? चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू। बैंक अकाउंट डेबिट, 100 शेयर्स के ऊपर पैसा मिलेगा। कैंसल्ड शेयर्स बेच रहे तो कम वैल्यू में पैसा मिलेगा। 75 पर रुपीज दैट इज 7500। मिला हुआ पैसा शेयर होल्डर का है, तो उसका अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करो? कैपिटल में। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो
कैपिटल में मैंने क्रेडिट किया, बट इसका अमाउंट कैपिटल में जब ट्रांसफर होता है तो ओरिजिनल अमाउंट ही दिखना चाहिए। ओरिजिनल ये शेयर का वैल्यू था 100 रुपीज, तो कैपिटल में से जनरेट होना चाहिए था 10,000, बट अगेंस्ट 10,000 हमने ये कैंसल्ड शेयर्स बेचे हैं, तो शेयर होल्डर से अमाउंट लिया 7,500, यानी हमने ये शेयर्स लॉस पे बेचे, और वो लॉस भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब जरा 7th एंड 8th एंट्री में अगर मैं देखती हूँ तो एक अकाउंट मेरा कॉमन है। कौन सा अकाउंट मेरा कॉमन है, शेयर फॉरफीचर। कैपिटल भी है बट अमाउंट भी सेम ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास शेयर फॉरफीचर 7th में भी है, मेरे पास शेयर फॉरफीचर 8th में भी है, तो जरा दोनों का अमाउंट देखो, वो सेम है या अनइक्वल है। अनइक्वल है, यानी इस अकाउंट में बैलेंस है। ये बैलेंस भी आपको कुछ कहता है। क्या ये बैलेंस, जब मैंने उसके शेयर्स कैंसिल किए तो मुझे इनकम हुआ 6,000 का, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया, बट ये शेयर्स जब मैंने बेचे तब मैंने लॉस सफर किया 2,500 का। दोनों अमाउंट अनइक्वल है, इनकम ज्यादा है कि लॉस ज्यादा है। इनकम हुआ 6,000 का, लॉस हुआ 2,500 का, यानी इस अकाउंट में मेरा नेट इनकम कितना हुआ 3,500। कैंसिल शेयर्स कैंसिल किए, बेचे, इन सब पे मुझे नेट इनकम ही हुआ, नेट प्रॉफिट ही हुआ 3,500, बट ये प्रॉफिट मेरा रूटीन प्रॉफिट नहीं है। ये प्रॉफिट शेयर्स को कैंसिल करके ये मिला हुआ प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट को मैं अलग से रखती हूँ, इसको मैं कहीं भी यूज नहीं कर सकती। तो इस प्रॉफिट को मैंने कुछ ना कुछ नाम दिया और उस प्रॉफिट की एंट्री पास की। ये प्रॉफिट की एंट्री के लिए मैं नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ती हूँ। हमेशा चेक करना 7th एंड 8th में शेयर फॉरफीचर क्रेडिट 6,000, शेयर फॉरफीचर डेबिट 2,500। ये वैल्यूज अगर सेम है दैट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, बट यहाँ वैल्यूज अनइक्वल है, क्रेडिट ज्यादा है यानी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो इस शेयर कैंसिलेशन पे मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 3,500, बट ये मेरा रूटीन प्रॉफिट नहीं है। शेयर कैपिटल पे मेरा ये प्रॉफिट हुआ, तो ये कैपिटल प्रॉफिट मुझे कोई ना कोई अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो ट्रांसफर की एंट्री करनी है। ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये कैपिटल का प्रॉफिट है, तो मुझे उसको कोई ना कोई कैपिटल प्रॉफिट को नाम देना पड़ेगा, तो मैं इसको नाम देती हूँ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना 3,500। कैसे आया, 6,000 माइनस 2,500। 6,000 क्रेडिट हुआ था कैपिटल रिजर्व, 2,500 डेबिट हुआ था कैपिटल रिजर्व, तो टोटल शेयर फॉरफीचर, तो इसका नेट प्रॉफिट हुआ 3,500 प्रॉफिट है, तो इसको मैंने क्रेडिट किया क्योंकि ये मेरा इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, बट ये कैपिटल के ऊपर मिला हुआ इनकम है, तो मैंने इसको नाम दिया कैपिटल रिजर्व। बट डेबिट तो देना ही पड़ेगा ना किसी अकाउंट को। ये कौन से अकाउंट के ऊपर का प्रॉफिट है, शेयर फॉरफीचर चेक किया ना हमने, तो ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट का प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ डेबिट करती हूँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हमेशा जब री इशू की एंट्री पास करेंगे तो चेक करो कि कैंसिलेशन एंड री इशू में आपका नेट इनकम हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। इनकम ही आपको मिलेगा, दैट इनकम विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड शेयर फॉरफीचर विल बी डेबिटेड। एंट्री पास की नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफीचर, being profit on share forfeiture, transfer to capital reserve account। यहाँ हो गई हमारी पूरी एंट्रीज कंप्लीट। तो आज हमने प्रीमियम भी देखा 2 स्टेज पे, आज हमने शेयर फॉरफीचर और रीइश्यू भी देखा। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, गो थ्रू करो,
फटाफट एंट्रीज करो। कल जो क्वेश्चंस कल का क्वेश्चन जो हम लेंगे वो थोड़ा सा फॉरफीचर से रिलेटेड रहेगा, बट इसका पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा। तो कल बढ़ेंगे आगे। थैंक यू।